Morning students, myself Mohammad Shahzade sir and now I'm going to start your next video and बच्चों आज का जो वीडियो है वो आपका जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आई होप कि सारे के सारे टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं वो समझ में आ रहे होंगे और अगर किसी को कोई क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है या ग्रुप में भी पूछ सकता है। एज इट इज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों हम लोग जिस चैप्टर पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ उसका नाम क्या है। कितना सोचते हो जल्दी से। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मीन टू से कि आज़ादी से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। उस सारे टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। मैंने आपको बताया हुआ था कि इंडिया की पोजीशन आज़ादी से पहले क्या थी, ब्रिटिशों से पहले क्या थी और फिर ब्रिटिशों के आने के बाद क्या हुई और किस तरीके से उन्होंने हम पे रूल किया। आपको याद है मैंने आपको एक वर्ड बताया कॉलोनियल एंड कॉलोनियल पीरियड, दोनों में बड़ा डिफरेंसेस था। जब हमने आपको बताया कि जब एक वेल्दी नेशन कंट्री हम पे राज करती है उस सिचुएशन को कॉलोनियल कहते हैं और जितने दिन तक हम पर राज करती है वो हमारी क्या होती है, कॉलोनियल पीरियड होती है। और बच्चा हमने आपको एक समराइज फॉर्म में टॉपिक क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूले बेसिस पे बताया था। क्या था जल्दी बताओ। इफ़ आई कैन डू यस, या आपको याद हो रहा होगा। इफ़ का मतलब क्या था हमारा, जल्दी बताओ। इफ़ में आता है आई का मतलब था हमारा इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात करने वाले थे, याद है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। एफ का मतलब फॉरेन ट्रेड के बारे में। आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सी का कोई मतलब नहीं था। ए का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। एन का कोई मतलब नहीं। डी का मतलब डेमोग्राफी स्ट्रक्चर एंड ओ का मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमने बात किया, फिर फॉरेन ट्रेड के बारे में बात किया। इंफ्रास्ट्रक्चर आज बात करेंगे जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात किया। डेमोग्राफी का मतलब कितने लोग पैदाइश हुई, कितने लोग मर गए, क्या डेट ऑफ बर्थ थी, क्या नई सिचुएशन थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कितने लोग काम करने में इन्वॉल्व थे आज़ादी से पहले, कितने लोग काम नहीं करते थे, कितने लोग इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वॉल्व थे, कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में। एवरीथिंग मैंने आपको बता के रखा हुआ है। तो बच्चों आज जो टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बेसिकली अगर मैं पूछता हूँ कि ये बताओ बच्चों कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो सभी लोग कहते हैं सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी जो है गाड़ियाँ और बहुत ढेर सारा पैसा, वो हमारा क्या है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट बेटा जो आप बता रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो तो पुराना फॉर्म था, वो तो बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। मगर इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने का तरीका भी कुछ और है और इकोनॉमिक्स को हमने पहले ही बताया था कि पढ़ने का तरीका भी कुछ और समझने का भी तरीका कुछ और है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं बच्चों। बिफोर द student, before the we doing discuss about infrastructure facility sector on the eve of independence, firstly we discussed बच्चा लोग, firstly we discuss about what do you mean by infrastructure, ठीक है ना। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मैंने बताया वही समझ रहे होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा जब आपके पास अच्छी रोड हो, अपने अच्छे रेलवेज़ हो, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, ब्रिजेस हो, डैम हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट हो, साथ ही साथ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजुकेशन फैसिलिटी हो और हेल्थ फैसिलिटी हो। वो सारी चीज़ें जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, ठीक है ना। हाँ, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। अब कोई पूछे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इट मीन टू से अगर आप कोई पूछे आपको ये बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो आप बिंदास होकर के, बेफिक्र होकर आप बताइएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वह है जो हमारी प्रोडक्टिविटी की पोजीशन को बढ़ा सके, जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। जैसे रोड हो गया, रेलवेज़ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन सेक्टर हो गया, सारी चीज़ें जिसकी मदद से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते, दैट्स कॉल अ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कहेंगे सर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। बच्चा एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे होगे, जब एजुकेशन फैसिलिटी रहेगी और जब तुम पढ़े लिखे रहोगे तो तुम्हें पता होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है,
पापा जो है सुबह उठते होंगे और जो है या जो लोग व्रत रहते होंगे तो उन दोनों टाइम के दरमियान जो है, अब छोड़ दो अभी रोज़ा और व्रत वाला छोड़ो, सुबह उठते होंगे तो पापा को तुरंत के तुरंत अब गर्म पानी दे करके गलाला करवाते होंगे। क्यों? क्योंकि जो है नमक पानी से, क्योंकि आजकल माहौल और हवा इतनी ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड हो चुकी है कि डर लगा रहता है कहीं कुछ सांस की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो तुरंत गलाला पानी करके आप जो है तुरंत उनको घर से निकालते हैं। आप उनसे कहते हैं भाई नींबू का जूस पिया कीजिए, साथ ही साथ ये खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, और मास्क लगाइए। सारी चीज़ें जो है क्या है, आप प्रोटेक्शन के लिए उनको कहते हो, ठीक है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहो, ठीक। तो ये कैसे पता चला? ये आपके एजुकेशन से बेस पे। अब जब वो बचे रहेंगे, तब उनको जो है हेल्थ की फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब हेल्थ की फैसिलिटी नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो काम पे जाएंगे, और जब काम पे जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारा जब प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मार्केट में सामान बिकेगा तो पैसे आप भी कमाएंगे और जो जिसको बेचेंगे वो भी कमाएगा, जिससे आपकी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। और बाकी ये जीडीपी और नेशनल इनकम तो ऑलरेडी सर पढ़ा ही रहे होंगे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कनेक्ट किए रहता है हर चीज़, ये याद रखिएगा। तो फाइनली ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिजेज़ एंड इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फैसिलिटी सारी आती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के समय इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। स्टूडेंट आपको पता होगा ही कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी में हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है तो ना ही तो हमारे पास उस वक्त जो है आज़ादी के पहले की बात हो रही है, ना ही हमारे पास अच्छे रोड्स थे, ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी, ना ही हेल्थ फैसिलिटी, ना ही कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी। बिफोर कॉलोनियल पीरियड हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत पुअर थी, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हम अपने बेनिफिट के लिए, किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए, हाँ, अपने बेनिफिट के लिए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना शुरू किया। अब आप कहेंगे सर आज तो जो है ब्रिटिशों की आप तारीफ़ कर रहे हैं। बेटा तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बट हम बुराई भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी ही देन है कि आप कुछ चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। आपको तो पता नहीं था कि फ़ैशन सेंस क्या होता है, मगर आप जो है फैशन सेंस पता होगा, ये जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये भी उन्हीं की देन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कुछ याद रखिएगा, कुछ चीज़ें। तो आप कहेंगे कि तो ये सारी चीज़ें हो गई, मगर अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो क्या दिया, बढ़ावा किया। इंडिया में उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने डेवलप किया जितनी उनकी नीड थी, जितना उनके काम में आ सकता था, उसके ज़्यादा ना ही किया और ना ही उससे ज़्यादा हमने बताने की कोशिश की। सोच रहे हो मतलब खतरनाक दिमाग उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि भाई जितनी ज़रूरत है यहाँ पे उतना ही का इस्तेमाल करो, उतने को ही ज़्यादा जो है इनको बताओ, समझाओ, डेवलप करो। ज़्यादा करोगे तो कहीं ज़्यादा हमसे डेवलप ना हो जाए और कहीं हमसे तरक्की ना कर जाए। सोच रहे हो ना, ये क्या थॉट है इनके दिमाग का, गजब का है ना। तो अब इसमें कुछ पॉइंट समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है भाई? पहला है भाई, जल्दी बताओ, हेडिंग दिख रही होगी आपको, रोड। यस बेटा, इट प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड द शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रोड बनाई उन्होंने क्या बनाया? रोड बनाई। यस स्टूडेंट, उन्होंने रोड बनाई जहाँ जहाँ और जितनी ज़रूरत थी, लेकिन दो पर्पज़ के लिए बनाई। आर्मी के लोगों को इंडिया से ब्रिटेन शिफ्ट करने के लिए या ब्रिटेन से इंडिया में शिफ्ट करने के लिए। डैट इज़ कॉल्ड मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, यानी इधर से उधर जो है आर्मी को लेके आ सकें और जा सकें, और दूसरा रॉ मटेरियल को इधर से उधर कर सकें, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने क्या बताया? रेलवे का मतलब इट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850. It enable people to undertake long distance travel, remote travel business, but it will beneficial the Britisher। और आपको पता है बेटा कि सबसे पहले जो रेलवे लाइनें जो बिछाई गई थी, वो जो है कहाँ से कहाँ तक की बिछाई गई थी पता है आपको? बता रहा हूँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, वो लोकमान्य तिलक टर्मिनल से उन्होंने बिछाई थी ठाणे के बीच में। ठाणे नाम सुना होगा, एक जो है मुंबई में शहर का नाम है, मतलब ठीक है। तो वहाँ पे लाइनें इन्होंने बिछाई, और मुश्किल शायद जो है 50 से 60 किलोमीटर का रेंज में उन्होंने लाइनें बिछाई। उन्होंने देखा कि क्या ये लाइनें जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है कि नहीं, और वाकई वो सक्सेसफुल हो गई। और फिर सारी की सारी जगहों पे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाना स्टार्ट कर दी, वो भी किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड बेटा, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। देयर डेवलप्ड वाज फॉर सेटिस्फैक्ट्री। उन्होंने
इस एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को जो डेवलप किया वो भी किसके लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, कि जल्द से जल्द चीज़ों को अच्छे से कर सकें। एंड कम्युनिकेशन लास्ट है हमारा, कम्युनिकेशन पोस्टेज एंड टेलीग्राम वॉज मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। यानी कि पोस्ट एंड टेलीग्राम जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेशन वालों लोगों को कवर करना था। साथ ही इनका ये मेन पर्पज़ था कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रूल एंड रेगुलेशन आए वो तुरंत के तुरंत हमें पहुंच पाए, हमारे पास पहुंच पाए, ताकि उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है इतना। तो फाइनली हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर कर लिया। अब बच्चा पता है क्या इसके नेक्स्ट टॉपिक को, इसमें टॉपिक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल सिर्फ हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, कुछ तो हमारे लिए छोड़ के गए ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा, आज के टाइम में अगर हमने आपको याद है क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था और मैंने बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यस, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड यस मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उन तीनों इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पे पढ़ा था, कब, अभी इंडिया में। मगर आज़ादी से पहले आपके पता है आपके इंडिया में कितनी इकोनॉमी थे, पता है आपको? 6 इकोनॉमी थे। आप कहेंगे वाकई सर, हाँ 6 इकोनॉमी थे, और उन दोनों के दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।